बच्चों ये ब्रिज कोर्स है और ब्रिज कोर्स को लेकर के जो हम लोगों को जो बेसिक चीज़ें समझनी है वो ये समझनी है कि जब हम लोग 10th क्लास में होते हैं, ठीक है, तो 10th क्लास में साइंस की एक बुक चलती है, मैथ की भी बहुत छोटी सी एक बुक होती है ना। और हमारे मन में एक ख्याल होता है कि जब हम 11th में पहुंचेंगे तो साइंस की 3 बुक हो जाती हैं, एक्चुअली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाती है जो नीट के बच्चे हैं। जो मैथ के बच्चे हैं उनको साइंस में 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखने पड़ते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना। तो जो सिलेबस है उसमें एक सडन जंप होता है, ठीक। तो उस सडन जंप को लेकर के जो मन में ख्याल आते हैं वो अक्सर ऐसे आते हैं कि भाई पता नहीं कैसा होगा, क्या चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस हो जाता है, तो बहुत सारे मन में ख्याल आते हैं। इनफैक्ट हमारे कोई सब्जेक्ट भी कमज़ोर होते हैं, जैसे कहीं कहीं किसी का फिजिक्स में कुछ दिक्कत है, कहीं किसी का केमिस्ट्री में, है ना। तो बहुत सारे मन में एक सवाल आते हैं, ठीक। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब वो जैसे ही 11th की बुक उठाते हैं उसमें उन्हें डिफरेंशिएशन मिल जाता है, उसमें उन्हें वेक्टर मिल जाता है, उसमें इंटीग्रेशन मिल जाता है, बहुत सारी मैथमेटिक्स मिल जाती है। हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं स्पेशली, है ना। तो जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि उन्हें सब्जेक्ट से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट में जो एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें आ जाती हैं जो उनकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा गड़बड़ करती हैं, जो उन्हें थोड़ा सा परेशान करती हैं, ठीक है। तो इस ब्रिज कोर्स का जो पर्पस है वो ये है कि हम उन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको अच्छे से एड्रेस कर सकें, ताकि आपका जो सब्जेक्ट को लेके एक डर है वो पहले तो डर दूर हो जाए, और दूसरा उस सब्जेक्ट में जैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग आएगी, मतलब आप उसको समझ लोगे, तो आपके पास करने के लिए जब चीजें होंगी तो डर चला जाएगा, क्योंकि डर किससे आता है, उसमें आने वाली मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो हम लोग जो फिजिक्स में चीजें देखेंगे जिसको डिफरेंशिएशन कहेंगे, अब ये दूसरा वाला पार्ट शुरू हो रहा है। वेक्टर आप लोग पढ़ चुके हो, अब जो दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है हम इसमें एक्चुअली डिफरेंशिएशन देखेंगे, इंटीग्रेशन देखेंगे, ये सारी चीजें हम लोगों को इस पार्ट में देखनी है, ठीक है। तो हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, अपने सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। जैसे हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटा, हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, ठीक है। अब ये फिजिक्स क्या होती है, तो फिजिक्स को लेके बोला जाता है, अगर बहुत प्रिसाइज छोटी डेफिनेशन देखें तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, ठीक है। अब यहां कई चीजें आ रही हैं। सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी क्या होती है, तो साइंटिफिक स्टडी ये होती है बेटा कि सिस्टमेटिकली किसी वेल एस्टेब्लिश्ड थ्योरी के साथ रिलेट करके चीजों को पढ़ना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। फिर बात आ रही है नेचर। तो नेचर क्या होता है बेटा, नेचर छोटे से छोटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से लेके पूरा यूनिवर्स इज अ पार्ट ऑफ नेचर, और वो जिन फंडामेंटल प्रिंसिपल से चलता है उसको हम बोलते हैं नेचर के लॉ, ठीक। अब आपके मन में एक ख्याल आएगा कि ऐसे तो पूरा यूनिवर्स ही फिजिक्स के अंदर आ जाएगा, तो क्या हमें हर चीज फिजिक्स के अंदर पढ़नी है? आंसर इज नो, ठीक है। हम लोग बेटा फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में हमें देखना पड़ता है फिजिकल क्वांटिटीज को। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिनको आप मेजर कर सको, ठीक है। जैसे आपके मन में ख्याल आ सकता है सोना, सोना मतलब स्लीप वाला सोना, है ना, गोल्ड वाला नहीं। तो सोना आप मेजर कर सकते हो क्या? कोई बच्चा कहेगा हाँ सर बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, आज हम 8 घंटे सोए, 12 घंटे सोए, है ना। तो ये जो आपने मेजर किया है बेटा वो स्लीप नहीं मेजर करी है, आपने क्या मेजर किया है, टाइम को मेजर किया है, ठीक है। तो आपका जो सोना है या खेलना है, कितने घंटे खेले, तो वो टाइम मेजर किया एक्चुअली, वो सोना मेजर, वो सोने का टाइम मेजर किया है आपने, स्लीप टाइम, है ना। बट ये मेजर नहीं किया कि नींद कितनी गहरी आई, तो नींद साइंटिफिक नहीं है, नींद जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो जिसको आप मेजर कर सको वही हमें फिजिकल क्वांटिटी कहनी है, और उसी को हमें फिजिक्स के अंदर पढ़ना है, ठीक है। अब बात आती है कि देखो बेटा, जब आप नेचर को पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो जब आप नेचर की चीजों को पढ़ोगे तो सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि हम पढ़ें क्यों फिजिक्स। तो एक बात बताओ बेटा, जब आप किसी चीज को समझते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उसको लेके बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे अगर बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, है ना, तो क्रिकेट खेलते वक्त उनको अगर कुछ नहीं पता है, एक ऐसे आदमी को बिठा दो जंगल से मोगली पकड़ लाओ, है ना, और मोगली को बिठा दो स्टेडियम में, तो मोगली क्या कहेगा, मोगली कहेगा कि 11-12 आदमी है
जो एक एक दो लोगों को घेर के खड़े हैं और बॉल फेंक के मारते हैं, फिर उसके बाद उसके हाथ में कुछ होता है लकड़ी का जिससे वो मारता है। फिर कहने का मतलब ये है कि आपको मजा नहीं आएगा उस खेल को देखने में, है ना। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ये पता चलेगा, अरे स्विंग कैसे होती है, स्पिन कैसे होती है, किसको शॉर्ट पिच हाफ पिच कैसे कैसी बॉल होती है, कैसे उसको मारना है, टाइमिंग क्या होती है। ये सारी चीजें आपको जैसे जैसे समझ में आती जाएंगी वैसे वैसे करके आपका जो अंडरस्टैंडिंग है क्रिकेट के लिए वो बढ़ता जाएगा, है ना। तो जब आपकी जैसे क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, वैसे ही अगर आप नेचर के लॉ जानोगे तो नेचर की अंडरस्टैंडिंग भी उतनी अच्छी हो जाएगी। कोई अगर आपसे ऐसे बोल दे लेट्स से कि धरती पे बॉल फेंकते हैं नीचे गिरती है, बट मून पे फेंकेंगे ऊपर जाएगी, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे? क्या बोलोगे? नहीं। जैसे अर्थ पे ग्रेविटेशन है वैसे ही मून पे भी ग्रेविटेशन है ना। तो जब आप लॉ जानते हो तो आपको उस चीज की समझ बहुत जबरदस्त होती जाती है, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है? नेचर के लॉ की समझ। तो जब आप नेचर के लॉ जितने अच्छे जानोगे उतनी ज्यादा नेचर की समझ अच्छी होती जाएगी। जैसे क्रिकेट की समझ अच्छी होती जाती है जब हम क्रिकेट के रूल्स जानते हैं तब, है ना। तो ये है हमें पढ़ना इसलिए है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिक्स। जब आप फिजिक्स जानते हो तो आप ऐसी चीजों के बारे में भी बात कर सकते हो जहां आप नहीं हो, जिनके बारे में आप जानते नहीं हो, तो बहुत कुछ अच्छे से आप समझ पाते हो, है ना। तो इसीलिए हमें फिजिक्स को पढ़ना चाहिए। और फिजिक्स में किनको पढ़ते हैं? दूसरी चीज मिली, ऐसी क्वांटिटी जिनको आप क्या कर सको? मेजर कर सको, नाप सको, ठीक है। अब आता है अगला बात। जब आप नापने के लिए जाओगे तो आपको डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, है ना। अब डेटा को स्टोर कैसे करोगे? तो डेटा को स्टोर करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर लोग टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर लेते हैं। यहां पे लिख देते हैं, जैसे मान के चलो यहां पे लिखा उनने नंबर ऑफ पेन और यहां पे लिख दिया कॉस्ट, यहां पे इसकी कॉस्ट लिख दी, है ना। तो यहां एक पेन ले रहे हो 5 रुपए का है, 2 ले रहे हो 9 रुपीज के हैं, और अगर आप यहां से जो है 10 ले रहे हो तो 40 रुपीज के हैं। तो इस तरीके से आप एक टेबल के फॉर्म में भी डेटा को स्टोर कर सकते हो, है कि नहीं। जो दूसरा तरीका होता है बेटा वो होता है फंक्शनल फॉर्म, ठीक है। तो जब डेटा को आप फंक्शनल फॉर्म में कैसे स्टोर करते हो, ठीक, इसको समझा जाए तो बेटा ये लिखने का जो मैथमेटिकल तरीका होता है वो ये होता है कि अक्सर ऐसे लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। हमारे साथ एक बार जो खुद से बोलो, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या लिखोगे? y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब जरा ये समझो ये फंक्शन क्या होता है। फंक्शन आप लोग खुद भी समझदार हो। जैसे आपसे पूछे हम एक जूसर का फंक्शन क्या होता है, यहां से आपने जो है एक ऑरेंज डाला, दूसरी साइड से ऑरेंज का जूस निकल गया। प्रिंटर का फंक्शन क्या होता है? यहां से आपने कागज डाला, वहां से उस पर छपा हुआ जो भी आपने कमांड दिया था वो निकल के आ गया, है ना। तो उसी तरीके से मैथमेटिकल फंक्शन क्या होते हैं? जैसे आपको ऐसा बोला गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके लिखा हुआ है। अब आप फंक्शन को ऐसा मान सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहां से x डालोगे, यहां से y निकल आएगा, और कैसा निकलेगा? वो उसका स्क्वायर होगा नंबर का, और उसमें एक ऐड होके मिलेगा, है ना। कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 9 हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, टेन एक्स हो सकता है, कॉट एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। समझ में आई बात? तो आपके पास दो तरीके अभी मिल चुके हैं आपको। आप डेटा को टेबल के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हो और आप उसको फंक्शन के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। फंक्शन तो समझते ही होगे, अभी हमने बताया फंक्शन क्या होता है। एक कोई डिफाइंड रिलेशन होता है जिसमें आप एक चीज डालते हो, उल्ट दूसरी साइड से कुछ उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन होके दूसरी चीज मिल जाती है। आपने यहां 1 डाला, बोलो क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 2 मिल गया। आपने यहां पे 3 डाला, क्या मिल गया? 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 मिल गया, बोलो, है ना। तो यहां से आप एक नंबर डालोगे, यहां से आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेट होके,
ठीक है, इसी मैथमेटिकल रिलेशन को कहा जाता है फंक्शन। समझ में आई बात? चलो अब बात आती है तीसरे फॉर्म की बेटा। ठीक है, वो तीसरा फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर क्या बोले, वो भी एक इंपॉर्टेंट है, ऐसा कह सकते हो आप। तो जो तीसरा तरीका होता है डेटा को स्टोर करने का, वो होता है, अभी हम बताएं उससे पहले एक बात आपसे कहें, मान लो आपकी बगल वाले पड़ोसी की छत पे कोई एलियन आया है, आप उसको देख के आए हो, आपको हमें बताना है एलियन कैसा था। एक बात बताओ, आप कैसे बताओगे? आप उसका स्ट्रक्चर बताओगे, अब उसके हाथ हो सकता है इधर की जगह इधर लगे हो, तो आपको बताने में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होगी। होगी कि नहीं होगी? बोलो। आसान तरीका क्या है? आसान तरीका है, आप जाओ अपने फोन से उसकी फोटो ले लो, हमको दिखा दो, साहब ऐसा दिखता है पड़ोसी पे की छत पे आया हुआ एलियन। समझ में आई बात है कि नहीं? तो अब वैसे ही अगर हम सोचें तो मैथमेटिक्स के लिए जो एक इंपॉर्टेंट तरीका होता है किसी चीज को देखने का, वो होता है उसका ग्राफ बना के। समझ में आई? तो आप डेटा को कितने तरीके से रखते हो? मेजर, या तो आप टेबल के फॉर्म में रख लेते हो, या आप फंक्शन बना के रखते हो, और नहीं तो आप उसका ग्राफ बना लेते हो। समझ में आई बात? बोलो। ठीक है, चलो तो अभी हमने बिल्कुल बेसिक बातें बताई, एकदम सिंपल सिंपल सी, करेक्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखो बेटा, चाहे आप फंक्शन देख लो, चाहे आप टेबल देख लो, चाहे आप कोई भी चीज देख लो, अक्सर अभी हमने आपको एक फंक्शन का एग्जांपल दिया था। जैसे हमने बोला था, क्या बोला था? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बोला था कि नहीं? आप एक बॉक्स बना सकते हो, इस बॉक्स में क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां से क्या डालोगे? x, यहां से क्या मिलेगा? y। ठीक, तो अब आप अगर इस फंक्शन में देखो, तो इस फंक्शन में एक चीज आपकी अपनी मर्जी से है। आप अपनी मर्जी से कोई भी एक चीज ले सकते हो, जैसे x, यहां पे आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। बताओ बेटा, x की वैल्यू 1 ले ली, कितना मिला? 2। x की वैल्यू 2 ले ली, 5 मिला। 3 ले ली, 10 मिला। 4 ले ली, 17 मिला। तो आप x तो अपनी मर्जी से चुन सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखो, तो जो x है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बोलो, ये कैसा है? इंडिपेंडेंट। इसको आप क्या कर सकते हो? अपनी मर्जी से चुन सकते हो, है ना? मगर y जो है वो कैसे आएगा? y डिपेंडेंट है, किसके थ्रू? एक मैथमेटिकल रिलेशन के थ्रू। बात आ रही समझ में? तो इसमें क्या बोलोगे आप? x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट y कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आई बात? अभी जैसे अगर हम एक छोटा सा आपसे सवाल पूछें, क्या आप इस डायग्राम में बता सकते हो नंबर ऑफ पेन कैसे हैं? इंडिपेंडेंट, बट उनकी कॉस्ट कैसी है? वो एक रिलेशन पे डिपेंड कर रही है ना? वो कैसी है? डिपेंडेंट है। यहां पे x आप अपनी मर्जी से चुन सकते हो, मगर y कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल। कोई आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ कैसे बनता है बेटा? एक एक्सिस पे आप x ले लेते हो, दूसरे एक्सिस पे क्या ले लेते हो? y ले लेते हो। अब इस पूरे के पूरे ग्राफ में x आप अपनी मर्जी से चुनते हो और y उसी के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो x कैसा है हमारा? इंडिपेंडेंट, और y कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आई बात? बोलो बेटा। तो चाहे फंक्शन हो, चाहे आपका टेबल हो, चाहे आपका ग्राफ हो, सब में जनरली x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हाइल y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। करेक्ट? चलो अब बढ़ते हैं, चलो हम आगे की तरफ बेटा। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी है, थोड़ा सा हम लोग एक फंक्शन क्या होता है इस चीज पे थोड़ा और रोशनी डाल देते हैं। ठीक है? तो बेटा फंक्शन अभी हमने बताया था, फंक्शन का मतलब होता है उसका क्या रोल है। जैसे आपका जूसर का फंक्शन क्या है? जूसर का फंक्शन है जूस निकालना। प्रिंटर का फंक्शन प्रिंट आउट निकालना। अलार्म का फंक्शन क्या है? आपने यहां से एक इनपुट टाइम दे दिया, उस टाइम पे वो
इनपुट टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आप अपनी मर्जी से चुन सकते हो, बट उसी टाइम पे अलार्म बजाना ये किसका फंक्शन है? उस अलार्म क्लॉक का फंक्शन है। समझ में आई बात? उसी तरीके से मैथ्स में फंक्शन कैसे होते हैं? मैथ्स में फंक्शन होते हैं जैसे हमने बोला y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 9x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। लेट्स से दिस इज द फंक्शन, ठीक है? तो क्या बोलोगे इसको? इसको बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या बोलते हैं? एक बार फिर से हमारे साथ दोहराओ, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है? तो इसको बोला जाता है y इज अ फंक्शन ऑफ x। करेक्ट? चलो बेटा, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। बेटा इतना पार्ट ओके है? अब अगर कोई कहे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक? अब कन्वेंशनली अगर कोई कहता है f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ x की वैल्यू ये है, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हर जगह x की जगह क्या आ जाएगा? 1, ठीक है? चलो फाइंड f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा बेटा? 1 क्यूब प्लस 9 इंटू 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? तो आंसर आ गया 9, 10, 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7 आंसर आ गया। बोलो समझ में आई बात की नहीं आई? बोलो इतनी बात ठीक है? चलो वेरी गुड। अब अगर एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं, करेक्ट है बात? तो एक फंक्शन है तो हम उसको कैसे पढ़ते हैं? y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि y इज इक्वल्स टू fx। अगर एक से ज्यादा फंक्शन है, ठीक है, तो पहले फंक्शन को क्या बोल देते हैं? fx। दूसरे फंक्शन को क्या बोल देते हैं? gx। तीसरे फंक्शन को क्या बोल देंगे? hx। समझ में आई बात? तो अगर 3 है तो f g h ऐसे करके लोग लिख देते हैं। ज्यादा आते हैं तो f1 f2 f3 f4 f5 ऐसे करके कर देते हैं। समझ में आई बात? तो सबसे पहली चीज है कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ठीक है? तो ये क्या है इसका रिप्रेजेंटेशन? तो किसी फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? y इज इक्वल्स टू fx करके लिखते हैं, ठीक है? और यहीं पे अगर कोई पूछता, सेकंड में अगर कोई ये पूछ लेता कि बेटा f ऑफ 0 क्या है, तो f ऑफ 0 होता 0 क्यूब प्लस 9 इंटू 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाता 2। f ऑफ 3 होता तो इसकी जगह पे 3 रख देते। बोलो बेटा समझ में आई बात? तो जो कुछ भी लिखा है वो उसमें x की जगह पे रख के मिल जाता है, ठीक? तो फंक्शन क्लियर हुए? कुछ नोन फंक्शन ऐसे होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी 10th क्लास में, अगर याद आ रहा हो तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, सम इंपॉर्टेंट फंक्शन। बेटा y इज इक्वल्स टू x की पावर n, ऐसा करके कह सकते हो। sin x हो जाता है, cos x हो जाता है, tan x हो जाता है, cot x हो जाता है, cos x हो जाता है, कई तरीके के हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। y इज इक्वल्स टू ln x भी हो जाता है। ये सब याद आ रहे हैं आप लोगों को? सुने होंगे आप लोगों ने ln x बेटा याद रखना, ln x log ही होता है, बट इसका बेस क्या होता है? e, करेक्ट? y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x भी हो जाता है, ठीक है? तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपको दिखेंगे धीरे धीरे करके। अभी आप इस बात पे स्ट्रेस मत देना कि ये सारे फंक्शंस आपको याद करने, कुछ नहीं, अभी धीरे धीरे करके सब याद हो जाएगा। यही इस ब्रिज कोर्स की ब्यूटी है, ठीक है? चलो, तो समझ रहे बेटा? आप लोग अभी अभी एग्जाम दे के आए हो और फिर हम लोग परेशान करने लगे, लेकिन बेटा ये परेशानी आपकी परेशानी आने वाली भविष्य की बड़ी परेशानी को दूर करने के लिए है, ठीक है? चलो, तो देखते हैं हम लोग, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, कैसे फंक्शंस को लिखा जाता है,
समझ में आया थोड़ा थोड़ा? वेरी गुड। चल अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ बेटा। एक और होता है जिसको कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। ये कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है बेटा? देखो कॉम्पोजिट फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर मिल जाए तो दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन। जैसे f ऑफ gx, ठीक है? अभी हम बताएंगे, एकदम जस्ट 2 मिनट बड़े हो जाओ तुरंत समझ में आ जाएगा। इसको कहा जाता है कॉम्पोजिट फंक्शन या g ऑफ fx। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रख दिया, ठीक है? दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है? अभी हम समझाते हैं, देखो एक एग्जांपल से, एग्जांपल 0 से, ठीक है? 0 इसलिए क्योंकि हम अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को, ठीक है? हम मतलब हम और आप दोनों, ठीक है? आगे तो बहुत दूर जाना है। कहां जाना है? बहुत दूर जाना है, ठीक है? तो एग्जांपल 0 की बात हो रही है। एग्जांपल 0 में ऐसा बोला गया है कि इफ y इज इक्वल्स, या ऐसे ले लो, चलो अभी आपको ऐसा कर दे रहे हैं ना। तो बेटा अगर हमने ऐसा बोला इफ fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और जो दूसरा फंक्शन है gx दैट इज sin x। लेट्स से एक फंक्शन x स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन sin x है। पूछा जा रहा है फाइंड a वाले पार्ट में f ऑफ gx, b वाले में पूछा जा रहा है g ऑफ fx। बोलो कैसे करोगे इसको? तो बेटा एक बात बताओ, f ऑफ 1 क्या है? 1 स्क्वायर। f ऑफ 2 क्या है? 2 स्क्वायर। f ऑफ 3 क्या है? 3 स्क्वायर। f ऑफ gx क्या है? gx का स्क्वायर। तो बेटा x की जगह क्या रख देना है आपको? gx। तो ये जो फंक्शन है वो दैट इज gx का स्क्वायर, और gx हमारा क्या है? साइन x का होल स्क्वायर, और इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर x। समझ में आई बात? बोलो वेरी गुड। g ऑफ fx क्या है? आप लोग खुद से सोचो, करो वीडियो को पॉज और फटाफट करो इसमें, ठीक है? जिनका हो जाए वो फटाफट आंसर भी कर दें, कमेंट में बता दो, ठीक है? चलो, तो g ऑफ 1 क्या है? साइन 1। g ऑफ 2 क्या है? साइन 2। g ऑफ fx क्या है? साइन ऑफ fx। बोलो लिख सकते हो? अब fx क्या है? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात? इसकी जगह हमने एक्स स्क्वायर रख दिया। याद रखना बेटा ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है? यानी कि अगर हम आपसे बोलें कि साइन, यहां पे लिख दे रहे हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, साइन स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है? चलो अब हम आपको एक एग्जांपल और दे रहे हैं, ये आपका HW मान लो आप इसको, ठीक है? इसको आपको करना है बेटा, इफ fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड gx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट? तो आपको बताना है फाइंड ए वाले पार्ट में f ऑफ gx, बी वाले पार्ट में बताना है g ऑफ fx, और सी वाले पार्ट में बताना है आपको f ऑफ fx। करेक्ट बेटा? ये तीनों आपको बताने हैं। वीडियो को पॉज करो, फटाफट बताओ। HW नहीं, यहीं करा दे रहे हैं सब कुछ। बोलो जल्दी से, इन तीनों फंक्शंस को जरा निकालने की कोशिश करो। चलो, तो यहां पे हम देखते हैं बेटा पहले ए वाले पार्ट को। f ऑफ 1 क्या हो जाता? 1 क्यूब। f ऑफ gx क्या हो जाएगा बेटा? x की जगह क्या रख दो? gx, यानी कि gx का
होल क्यूब एंड gx इज x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। समझ में आई बात? g ऑफ fx b वाला पार्ट हो जाएगा। तो g ऑफ fx कैसे आएगा बेटा? x की जगह आपने क्या रख दिया? fx। बोलो x की जगह पे क्या रख दिया है बेटा? fx। तो यहां क्या हो जाएगा? fx का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड fx इज x क्यूब। तो यहां कितना आ जाएगा? x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1। देखो छोटी छोटी मगर ये मोटी बात है कि जब पावर पे पावर कोई चढ़ा दे तो पावर में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो कितना हो जाएगा? x की पावर 6 प्लस 1। करेक्ट। सी वाला पार्ट पूछ रहा है f ऑफ fx। निडर होके सोचो जरा, f ऑफ 1 क्या हो जाता? 1 क्यूब। f ऑफ fx क्या हो जाएगा? fx का होल क्यूब एंड fx इज, तो x क्यूब का होल क्यूब, पावर पे पावर है, करो मल्टीप्लाई, x की पावर 9 आ गया बेटा। समझ में आया ये कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होते हैं? मिलेंगे ये आगे, ठीक है? तो नाम से बिल्कुल नहीं डरना, इस तरीके के फंक्शंस होते हैं विच इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन। तो फंक्शन क्या होते हैं, कैसे उनमें डेटा स्टोर होता है, समझ में आया? शाबाश बेटा, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे आता है कि ग्राफ में कैसे डेटा स्टोर करते हैं बेटा। तो ग्राफ कोई भी फंक्शन हो, हर फंक्शन की एक फोटो होती है, ठीक है? हर फंक्शन की फोटो होती है जहां पे आप देख के बता सकते हो हाँ भाई ये फंक्शन ऐसा है, यहां बढ़ रहा होगा, यहां घट रहा होगा, यहां ऐसा होगा, यहां वैसा होगा। तो ये सब चीजें जो हैं वो हमें पता चल जाती हैं, क्या देख के? ग्राफ को देख के। अब ग्राफ होता कैसे है बेटा? ग्राफ में देखो बेटा, कोई भी फंक्शन है जैसे y इज इक्वल्स टू fx, तो फंक्शन क्या होगा? ये हो गया fx। इसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा? एक एक्सिस पे x लिखते हैं, दूसरे एक्सिस पे y लिखते हैं, ठीक है? और ये कोई भी फंक्शन है तो अक्सर ऐसी कुछ शक्ल हो जाती है ना? अब इसमें ड्रॉ कैसे करते हैं? जैसे किसी ने ये लिखा, लेट से y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब ये फंक्शन कैसे आएगा? आपके पास बड़ा पुराना तरीका है, सिंपल सा। आपने ये y एक्सिस बोला, ये x एक्सिस बोला, जीरो रखा, जीरो मिला। पर्पल ले लेते हैं, चलो देखो, जीरो रखा, जीरो मिला, 1 रखा, 1 मिला, इधर भी 1, इधर भी 1, -1 रखा, तब भी यही मिला, 2 रखा, 4 मिल गया, 3 रखा, 9 मिल गया। फिर इन्हीं सारे पॉइंट्स को मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? अरे यार थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ना, कोई बात नहीं। अपन ये लो, चलो। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बन गया, ये हो गया हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात? बोलो। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शंस के ग्राफ बना सकते हैं, करेक्ट? अब देखो, जब भी कभी आपको ग्राफ मिलेगा तो ग्राफ में आपको कुछ बातें, ठीक है, आप लोगों को पहले समझ लेनी चाहिए। देखो टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है। किसी चीज को जब आप पढ़ोगे तो किसको क्या कहा जाता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है? जैसे बेटा अगर कोई फंक्शन इस तरीके से चल रहा है, ऐसा कोई फंक्शन है, थोड़ा सा लोचा हो गया, कोई फंक्शन ऐसा है तो इसको क्या कहा जाएगा? x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, ऐसे फंक्शन को कहा जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन, करेक्ट? और अगर ऐसा हो जाए बेटा, ऐसा हो गया, x तो बढ़ रहा है, देखो इधर जाने पे x बढ़ रहा है लेकिन y की वैल्यू लगातार घट रही है, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है डिक्रीजिंग
फंक्शन। बोलो बेटा, तो कब इंक्रीजिंग होता है कब डिक्रीजिंग होता है, ये ग्राफ देख के आप बता सकते हो फंक्शन को। करेक्ट, ठीक है। जैसे इस ग्राफ में देखो तो यहां के आगे ये कैसा है, ऊपर उठ रहा है, आगे बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। और x के पीछे, जीरो के पीछे कैसा है, वो भी कैसा है, देखो बेटा, है ना, वो कैसा है, ऐसे जा रहा है ना बेटा। बोलो, यहां x की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ रही है, तब y की वैल्यू बढ़ रही है ना। तो जो नीचे की तरफ ऐसे जाए वो डिक्रीजिंग, और जो ऐसे उठे ऊपर वो इंक्रीजिंग। तो यहां ये कैसा है, डिक्रीजिंग, और यहां कैसा है, इंक्रीजिंग। समझ में आई बात। तो जब ऊपर उठ रहा हो तो इंक्रीजिंग, नीचे जा रहा हो तो डिक्रीजिंग। समझ में आई बात। चलो अब देखते हैं एक चीज और, कुछ कुछ चीजें कब और एक्स्ट्रा समझ नहीं होती कि जब भी कभी ग्राफ ऐसा मिलेगा बेटा, जैसे ऐसा मिल गया। चलो अब इस जगह पे क्या हो रहा होगा, इस जगह पे y की वैल्यू सबसे नीचे आ रही है ना, मतलब इधर से भी छोटी है और इधर से भी छोटी है। तो ऐसी चीज को कहा जाता है मिनिमा। और जो सबसे ऊपर है, पीक मिल रही है, सबसे ऊपर का मतलब है जो अपने अड़ोसी और पड़ोसी दोनों से ज्यादा हो, तो दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा। सबसे नीचे वाली चीज को कहते हैं मिनिमा और सबसे ऊपर वाले पॉइंट को कहते हैं मैक्सिमा। समझ में आई बात, ठीक है। तो ग्राफ को लेके बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई आप लोगों की कि ग्राफ क्या होता है बेटा, दो फंक्शंस या कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन में x और y के बीच का एक वेरिएशन है, यानी कि किसी फंक्शन की फोटो है वो। समझ में आई बात। तो ग्राफ क्या होता है, किसी फंक्शन की फोटो को कहा जाता है ग्राफ। समझ में आया। चलो अब देखो बेटा, ग्राफ तो हमने समझ लिया। अगर आप कहो तो कुछ फंक्शंस के बेसिक ग्राफ भी हम लोग देख सकते हैं, है ना, लेकिन अभी अचानक से बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक, तो अगर हम चीजों को समराइज करें, जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हैं उन चीजों में थोड़ा सा उसको समराइज करें, तो क्या क्या देखो पढ़ा है अभी तक हम लोगों ने। देखो सबसे पहली चीज, फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स क्यों पढ़ना है, फिजिक्स में किसको पढ़ना है, और जब आप पढ़ोगे तो डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है, यानी कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, दूसरी चीज ग्राफ क्या होता है, तीसरी चीज टेबल क्या होती है। तो डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है, अभी तक हम लोगों ने केवल इतना सीखा है। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे जिसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप लोगों में से सबने, ठीक है, आप लोगों में से सब लोगों ने एक चीज जरूर सुनी होगी, जैसे कई बार लोग पूछते हैं वेलोसिटी, तो बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। ऐसा हर जगह सुने हो कि नहीं सुने हो, बोलो। एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आपने हर जगह ये शब्द बराबर सुनोगे आप कि रेट क्या होता है। ठीक है, तो अभी ये जो शब्द है जिसका नाम है रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सब जगह इसका यूज होता है। तो इस चीज को समझा जाए कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास देखो लेट्स से एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, एक फंक्शन मान लिया आपने मन से कुछ भी। ठीक है, तो इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो कैसे लिखा जाता है, तो बोला ऐसे जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैन बी रिटन एज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। बोलो, तो कभी भी कोई भी पूछे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। फिजिक्स में जो चेंज है बेटा, उसको हम लोग ऐसे समोसा से दिखाते हैं बेटा, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा कहीं भी लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस। ठीक है बेटा,
तो अगर कोई कहे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो चेंज इन बाई अपॉन चेंज इन एक्स। समझ में आया? चलो, जो ना आए समझ में उसको फटाफट कमेंट में लिखते जाया करो, ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ बेटा। अगर विद रिस्पेक्ट टू मिसिंग है तो फिजिक्स में जो चेंज होता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? इफ with respect to is missing, rate is with respect to time। अब हमारे साथ थोड़ी सी बात बताना बेटा। देखो, अगर हम आपसे कहें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये रेट किसके रिस्पेक्ट में है? दिस रेट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। कोई बोलता है फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो क्या लिखोगे? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। कोई पूछता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो क्या लिखोगे? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। कोई बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो क्या बोलोगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। समझ में आया? तो जब भी कभी रेट की चीज आए तो आपको क्या करना है? जैसे किसी ने कहा रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, चेंज इन वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम में डिफरेंस मतलब वही टाइम हो जाता है। समझ में आई बात? बोलो बेटा। तो अब आप इस चीज से रूबरू हो गए कि क्या होता है रेट ऑफ चेंज। बोलो शाबाश। तो अब एक बात आती है बेटा, जैसे अगर हम आपसे कहें कि आपको रेट ऑफ चेंज समझना था, ठीक है, तो अब रेट ऑफ चेंज कैसे आप समझोगे? जैसे कहीं किसी ने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम लिख दें, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम लिखोगे। अब जो चेंज इन पोजीशन है अगर वो काफी बड़ी है, जैसे लेट्स से आप यहां से कानपुर जाना चाह रहे हो, ठीक है, और हमने कहा कि वेलोसिटी कितनी है, ध्यान से सुनना जरा। आप जानते हो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होती है, ठीक है। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कह देते हैं उसको, बट आप ऐसे समझो बिल्कुल सिंपल तरीके से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होती है वेलोसिटी, है ना। तो आपसे किसी ने कहा कि भाई एक क्या आप, या स्पीड होती है, स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है, ठीक। तो हमारा सवाल यह है कि आप यहां से कानपुर गए, लखनऊ से आपको कानपुर जाना है, तो किसी ने पूछा कि आपकी स्पीड क्या थी, तो आप क्या बोलोगे? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। बट वो डिस्टेंस जो है क्या वो काफी बड़ी है? तो जब काफी बड़ी होती है चीज तो हम बोलते हैं उसको एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो अगर कोई ये कहता है एवरेज रेट क्या होता है बेटा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब बड़ा चेंज होता है तो डेल्टा लगता है। लेकिन अगर वो बहुत छोटा हो जाए, हम कहें कि जब आपको एक साइन बोर्ड मिला था उस टाइम पे आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, तो आप क्या बोलोगे? क्या वो पूरे बड़े इंटरवल के लिए डिफाइन हो रही है, ये बहुत छोटे इंटरवल के लिए डिफाइन हो रही है? बोलो बेटा। तो यहां से आप कानपुर गए थे तो जो वेलोसिटी थी दैट वाज डिफाइंड फॉर लार्ज इंटरवल, हेंस इट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जब आपने वहां पे कोई माइलस्टोन था, लेट्स से माइलस्टोन पे मेंशन था कि कानपुर यहां से 28 किलोमीटर है, तो जब आपने उस माइलस्टोन को क्रॉस किया उस टाइम पे आपकी गाड़ी की जो स्पीड होगी, क्या आप उस इंस्टेंट की बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो जब रेट किसी इंस्टेंट पे नापा जाता है तो उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। और लिखने का तरीका क्या होता है बेटा कि ये जो चेंज है ये बहुत छोटा हो गया तो इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और जो डेल्टा है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। इस लाइन का मतलब समझना, ये आपको भाषा डरा सकती है, थोड़ी डरावनी लग रही है, मगर घबराना नहीं,
ये लिखने का तरीका होता है। जैसे अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी चीज जो है वो 1 को टेंड कर रही है। पहले तो आप हमारे साथ 2 4 6 बार दोहराओ, ये क्या लिखी है? लिमिट x अप्रोचेस टू 1। क्या लिखी है बेटा? लिमिट x अप्रोचेस टू 1। ये 1 नहीं है, लेकिन 1 से बहुत करीब है। कितनी करीब है बेटा? 0.99999999999999 या फिर 1.000000000 और 2 4 10 लाख करोड़ जीरो लगा दो, उसके बाद 1 लिखो, उससे भी आगे चले जाओ। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, डजंट मीन कि x की वैल्यू 1 है, 1 के एकदम करीब है। तो ये क्या है? ये जो चेंज है वो जीरो नहीं है, जीरो के एकदम करीब है। तो ये जो चेंज है वो बहुत छोटा हो जाता है कि नहीं? और जब ये छोटा होता है तो फिजिक्स की भाषा में इसको लिख देते हैं dy बाई dx। क्या लिखते हैं इसको? साथ साथ दोहराओ बेटा, dy अपॉन dx। क्या लिखते हैं इसको? dy अपॉन dx। क्या लिखते हैं इसको? dy अपॉन dx। और पढ़ा क्या जाता है? डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ते हैं इसको? इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आई बात? तो ये क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी चीज को हम लोगों को देखना है, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखना अच्छे से, जिसका नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। यही वो चिड़िया है जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है आप लोगों को, है ना? तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे आगे, डिफरेंशिएशन को, है ना? तो डिफरेंशिएशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो एक काम करते हैं बेटा, इस पहले सेशन में हम लोगों ने आज बेसिक चीजें समझी थी। अब हम लोग जो है अगले सेशन में जब मिलेंगे तो हम लोग डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से देखेंगे, और इससे डरने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा आसान और सिंपल चीज कुछ भी नहीं है, ये हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं ना। तो हम लोग फिर मिलते हैं कल, और डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे, ठीक है? चलो बेटा, तो पढ़ते रहो, खेलते कूदते रहो। अभी छुट्टी है तो थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ा सा खेल कूद। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में।